नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी स्टोरी है माटी के बर्तन। तो चलिए सुनते हैं। अरे साहब जी, ये ही सब सामान आप माल में लीजिएगा तो 1,000 रुपया से कम नहीं मिलेगा। हम तो फिर भी बहुत कम दाम में लगा रहे हैं। 90 रुपया सुराही का और 70 रुपया गमला का। मेहनत भी तो देखिए ना साहब। देख भाई, मैंने पहले ही बोला है 100 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं दूंगा। देना है तो बोल, वरना टाइम वेस्ट मत कर, अगर हिसाब नहीं बैठ रहा है तो। यह कहते हुए वह खिड़की का शीशा ऊपर करने लगा और गाड़ी को आगे बढ़ाने का उपक्रम करने लगा। हाथ आया ग्राहक फिसलते देख घुरहु उठ खड़ा हुआ और सुराही व गमला खिड़की की ओर बढ़ा के बोला, अरे कोई बात नहीं साहब, पूरा काहे मानते हैं, आप 100 में ही ले लीजिए। आप पहले ग्राहक हैं सुबह से, ये लीजिए। यह कहकर उसने खिड़की से दोनों सामान दिए और जवाब में उसे 50-50 के 2 नोट मिले। 160 रुपये की उम्मीदों पर 100 रुपये का जो तुषारपात हुआ, वो दोनों दिनों के बाद बिक्री होने के संतोष के आगे रफूचक्कर हो गया। उन नोटों को हाथ में लहराते हुए, आंखों में विजयी भाव लिए, वह अपनी पत्नी पार्वती की तरफ बढ़ा। पार्वती भी अपनी मुस्कान रोक ना सकी। पास आके उसने पार्वती के कंधे पर हाथ हौले से रखते हुए कहा, अब तो खुश। घुरहु अपनी बीवी पार्वती और अपने 3 बच्चे सूरज, मुन्नी और गुड़िया के साथ, जिनकी उम्र करीब 6 से 8 साल के बीच की थी। मेट्रो पुल की छाया उसका शोरूम होती थी और रात में वही छाया बेडरूम। सारा परिवार उसका हाथ बटाता था, पर गुजारा कैसे होता, इसकी आप बीती वही जानते थे। पैसे हाथ में लिए अभी मिनट भर ही हुआ होगा कि राजू ने चिल्लाकर कहा, आज तो उधार ना घुरहु भाई, अब तो पैसे भी आ गए। अरे मिल जाएंगे राजू भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं, पूरी गर्मी हम भी यहीं तुम भी यहीं, और तुम्हारी ये गन्ने की जूस की मशीन भी। इधर पार्वती ने जल्दी से मुन्नी को आवाज़ दी, जो सूरज और गुड़िया के साथ पत्थरों को गिनने वाला कोई खेल खेल रही थी। सुन, जल्दी से ही 50 रुपया ले और सड़क ऊपर से 1 किलो चाउर, 5 रुपया का मरचा और 10 रुपया का प्याज लिया, 14 रुपया वापस भी। पत्थरों को अपने भाई बहनों की ईमानदारी के भरोसे छोड़कर जाना आसान काम ना था, पर कोई चारा भी ना था, इसीलिए मुन्नी दौड़ते हुए सड़क पार चली गई। इसमें से 50 रुपया बचा लेन, घुरहु ने पार्वती से कहा और वापस बर्तनों के ढेर के सामने बैठ गया। 100 रुपये की बिक्री ने उसे शाम तक बैठने की ऊर्जा दे दी। घुरहु के ओपन शोरूम के आसपास बहुत सी दुकानें थी। मेट्रो गेट के पास गोलगप्पों की, चाट पकौड़ों की, एयरफोर्स की और भी बहुत सारी, मगर इसमें से घुरहु के जान पहचान के सिर्फ 2 ही दुकानें थी। एक तो राजू गन्ने जूस की दुकान और दूसरी पंडित जी चना वाले। राजू गर्मी के सीजन में गन्ने का जूस बेचता था और सर्दी में चाय। पंडित जी सिर्फ चने के सहारे जीवन काट रहे थे। दोनों ही घुरहु के बच्चे को एवं अपनी दुकान से कुछ न कुछ खाने पीने को दे देते थे। घुरहु का भी इनका दुकान से लेन देन का रिश्ता चलता रहता था। अभी कल शाम ही पंडित जी ने घुरहु को समझाया था, देख तेरा नाम रामशीष है और तेरे नाम में ही भगवान है। भगवान के बिना ये दुनिया बेकार है, इसीलिए उदास ना हो, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। अपने नाम का मतलब तो घुरहु को पहले भी पता था, मगर असली गर्व का एहसास उसे अब हो रहा था। मन ही मन उसने अपने माँ बाप को नमन करके धन्यवाद दिया। अपनी पत्नी पार्वती का नाम सोच के तो उसका गर्व दुगना ही हो गया। वह सोचने लगा कि जब मैं भी बाकी लोगों की तरह ही भगवान का हिस्सा हूँ तो दुख किस बात का। अगले कुछ घंटे उसने इन्हीं प्रतीकात्मक नामों के गर्व के एहसास के सहारे व्यतीत किए, पर जब 2 दिन तक एक भी बर्तन नहीं बिका तो उसे मिट्टी के भगवान की वास्तविकता पता लगी। रात के करीब 9 बजे होंगे। आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी थी। घुरहु भी सारा सामान समेट रहा था। पार्वती चूल्हे पर खाना बना रही थी। बच्चे खाट पर बैठकर आपस में कुछ खेल रहे थे। अचानक एक नीले रंग की कार ठीक सामने आकर रुकी। कार के अंदर से 2 20-22 साल के लड़के बाहर निकले और इधर उधर मुआवना करने लगे। उनमें से एक लड़के ने आवाज़ लगाई, भाई साहब, ये परिवार आपका ही है क्या? घुरहु, जो अब तक बेफिक्र होकर बर्तन समेट रहा था, अचरज का भाव लिए उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ साहब जी बोलिए, हमारा ही परिवार है, कोई बात है का?
अरे नहीं, दरअसल मेरा नाम अनिकेत है और ये मेरा दोस्त राजीव। हम दोनों ही ट्रिपल एम कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं। हमें हमारी थीसिस पूरी करनी है। हमारी थीसिस का सब्जेक्ट है पॉवर्टी ऑन रोड, मतलब सड़क पर जो गरीब लोग रहते हैं ना, उनके बारे में शोध करना है। इसीलिए उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं और बहुत से लोगों से मिल चुके हैं। काफ़ी कुछ जानने को मिला। आप आखिरी हैं, वापस जाते समय आप दिख गए तो सोचा कुछ और कंटेंट मिल जाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी गुरहु को इतनी बातों में बस इतना समझ आया कि ये लोग उसके साथ कुछ देर रहेंगे, कुछ लिखेंगे और चले जाएंगे। उसने पार्वती की तरफ देखा। वह भी उसको प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी, मानो पूछ रही हो कहीं कुछ बखेड़ा तो खड़ा ना ही होगा। पर गुरहु ने उसे आंखों ही आंखों में निश्चित करते हुए मानो जवाब दिया, अरे नहीं, 20-20 साल के लड़के पढ़ने वाले लगते हैं। अपने मर्द पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। गुरहु ने उन दोनों को सिर हिलाकर स्वीकृति देते हुए खाट पर बैठने का इशारा किया और बचा कुचा बर्तन समेटने लगा। बच्चों की आंखों में कौतूहल थी। अनिकेत ने इस कौतूहल का सामना स्नेह से किया और मुन्नी के सिर पे हाथ फेरते हुए आवाज़ दी, अरे ओ गन्ने वाले भाई साहब, जरा 7-8 गन्ने का जूस लाइए। मिनटों में राजू हाजिर हुआ और इशारा पाकर सबको जूस देने लगा। राजू को जूस देते वक्त उसे गुरहु की आंखों में गर्व का भाव दिखा, मानो वह कह रहा हो, हमारी भी पहचान ऐसे लोगों से है जिनके पास गाड़ी है। 10 बज रहे थे। अनिकेत ने गुरहु की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। पल पल जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष था उसका भी अनुमान लगा लिया था। गुरहु भी अब काफ़ी सहज हो गया था। गाड़ियों के शीशे के पीछे बैठा इंसान अब उसके सामने बैठा था। काफ़ी बातचीत के बाद गुरहु ने कहा, साहब, इतना तो पता लग गया कि हमसे जानकारी लेके उनका अपनी पढ़ाई में यूज करेंगे, मगर अभी तक आपने कछु लिखा तो नहीं। अरे अंकल जी, आप टेंशन मत लो, हम न्यूज़ चैनल वाले नहीं जो सब कुछ लिखते रहेंगे। आप बस ऐसे बात करते रहिए आराम से, बस इतना ही काफ़ी है। अब तो मैं सोच रहा हूँ यही आपके पास रात गुजारूँ। क्यों राजीव? राजीव, जो अब तक सहायक विद्यार्थी की भूमिका में था, अचानक बिफर पड़ा। क्या बोल रहा है यार? वैसे ही सारा दिन घूम के हवा टाइट है और तू ये नया सगुफा छोड़ रहा है। रहने दे भाई, मुझे नहीं करनी पीएचडी, बख्श दे मुझे। राजीव की त्योरिया चढ़ते देख अनिकेत ने उसे संभाला और आखिरकार उसे मना ही लिया। पर समझ नहीं आ रहा सोएंगे कहाँ? मैं तो बोलता हूँ गाड़ी में ही सो जाते हैं, राजीव ने कहा। साहब जी, सोने की दिक्कत तो है ही नहीं, गुरहु ने खाट पर हाथ मारते हुए कहा। हमारे पास 2 खाट है, एक पर आप दोनों सो जाइए, एक पर पार्वती और बच्चे, और मैं दोनों खाटों के बीच में, पर आप नीचे। इस बार गुरहु ने अनिकेत को बीच में ही काटते हुए कहा। अरे का हो गया, हम तो वैसे भी कबो कबो नीचे सो ही जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आराम से सो जाइए, हम खाना निकलवाते हैं। माटी के खाएंगे तो स्वाद लगेगा। अरे नहीं, तकलीफ मत उठाइए, हम खा कर आए हैं, आप लोग खा लीजिए, अनिकेत ने कहा। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। अनिकेत और राजीव एक खाट पर, गुरहु दूसरी खाट पर लेटा हुआ था। लाख बोलने के बाद भी पार्वती बच्चों के साथ नीचे सोई थी। राजीव किसी तरह शरीर पर तालियां बजा के करवटें बदल कर सो रहा था। तो अंकल जी, आपका नाम राम आशीष है, तो गुरहु नाम कैसे पड़ा? अब का बोले साहब जी, हमारे जन्म से पहले हमारी अम्मा के 5 बच्चे हुए और सब भगवान को प्यारे हो गए। तब हम हुए और हमारे अम्मा बाबूजी ने हमारा नाम गुरहु रख दिया। वो कहा है कि हमारे गांव में मानते हैं कि अगर बच्चे जी ना रहे हों तो खराब नाम रखने से बच्चा जी जाता है। हाँ, ये कौन सी बात हुई? अनिकेत ने हंसते हुए पूछा। अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। फिर हमारी अम्मा ने हमारा नाम राम आशीष रखा, गुरहु ने कहा। अनिकेत, अच्छा तो आपके परिवार के बाकी लोग क्या करते हैं? I mean, आपके मम्मी पापा और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? गुरहु, ये माटी ही हमारे सारे पूर्वजों का पेट पालती आई है। हमारे बाबूजी गांव के कुम्हार थे, अम्मा भी उनका हाथ बटाती थी। गांव की ब्याह शादी और तीज त्योहार में दिया देकर हमारा घर चलता था। त्योहारी में अनाज मिल जाता था और पहनने को पुराने कपड़े भी। फिर अम्मा चल बसी।
बाबूजी भी कुछ दिन बाद चले गए। पढ़ाई लिखाई हमने किया नहीं, सो ले दे के यही खानदानी हुनर हमें विरासत में मिला था। 6 साल पहले हम पार्वती और मुन्नी को ले दे के दिल्ली आ गए। उका है कि पार्वती से हमारा बियाह बचपन में हो गया था। अनिकेत, दिल्ली क्यों अचानक? घुरहु, अब का बोले, उका है कि गांव में गुजारा नहीं हो पा रहा था। बियाह शादी और होरी दिवाली में अब बाटी का दिया कौन पूछता है। बहुत उम्मीद लगा के यहाँ आए हैं, पर पता लगा कि यहाँ हमारा खानदानी हुनर कौड़ियों के भाव में नहीं बिकता। ईंटा ढोने की कोशिश किए मगर हो नहीं पाया हमसे। कभी किए नहीं थे ना। जो पैसे जमा थे वो मकान के किराए में ही खर्च हो गए। किराया दे ना पाए तो मकान मालिक ने सड़क पर फेंक दिया। बहुतों हल्ला भी किया। 1-2 दिन इसी मेट्रो पुलिया के नीचे गुजारे। बहुत परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे, तभी सड़क के किनारे एक आदमी को माटी के बर्तन बेचते देखा। तो हम भी सोचे कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और तब से यही काम कर रहे हैं। कभी पेट भरता है, कभी खाली रह जाता है। अनिकेत का हृदय पसेज उठा। शहर की जिस अंधाधुंध चमक में गांव में घुसकर घुरहु जैसे परिवारों के जीने का सहारा छीना था, वही शहर आज खुद उनको आमंत्रण देने के बाद भी उनका पेट भरने में असमर्थ था। अपनी आवाज़ में तसल्ली देने वाले भाव लाते हुए अनिकेत ने कहा, चलो अभी दुख काट लो, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे तो आगे की ज़िंदगी संवर जाएगी अंकल जी। घुरहु हंसते हुए, अरे कहाँ संवरेगी साहब जी, लगता है आप भी उस रंग बिरंगी किताबों को देखकर धोखा खा गए। वो तो आप जैसे कुछ भले लोग दे गए थे, बोले थे कि बच्चों को पढ़ाना। अब आप ही बताइए साहब जी, खाली किताब रखने से थोड़ी ही पढ़ाई होती है। वो किताब में एक जगह एक आदमी का फोटो है, माटी का बर्तन बनाते हुए। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। आगे अनिकेत से कुछ न पूछा गया। गरीबी का दुष्चक्र किसी परिवार को कितनी पीढ़ियों तक फंसा के रखेगा, ये कहना मुश्किल है। वैसे एक बात बोले साहब जी, हम जब यहाँ पहली बार आए थे तो सोचे थे कि खूब मेहनत करेंगे और एक दिन ऐसी ही शानदार गाड़ी लेंगे। घर नहीं लेंगे किराए पे, का फायदा, उसी गाड़ी में रहेंगे, सोएंगे भी रोज। घर के किराए का पैसा बचा के गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे। मगर अब तो ये पक्का हो गया कि इस जन्म में ये सपना पूरा नहीं होगा। चलो अगला जन्म जिंदाबाद। अनिकेत घुरहु के इन मासूम सपनों को सुन के मुस्कुरा उठा। अचानक उठ के बोला, चलिए अंकल जी, एक काम तो कर ही सकते हैं। आपने मुझे बिस्तर दिया, मेरा भी फर्ज बनता है कि एक रात के लिए ही सही आपको आपके सपने वाली नींद दूँ। चलिए आइए। अरे साहब जी, ये सब रहने दीजिए, हमारा ये मतलब नहीं था, आप छोड़िए ये सब। घुरहु की बात काटते हुए अनिकेत ने कहा। उसका हाथ पकड़ के बोला, अब ज़्यादा सवाल नहीं, सब जाग जाएंगे, आपको आपके माटी की कसम। चलिए। अरे साहब जी, आप फालतू परेशान हो रहे हैं, आराम से सो जाइए, रात बहुत हो गई है। सुबह सुबह यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, आपको सुबह उठ के गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, घुरहु ने कहा। पर अनिकेत तो जैसे ठान चुका था, वो मैं कर लूँगा अंकल, आप बस गाड़ी में सो जाइए। यह कह के उसने गाड़ी की चाबी जेब से निकालकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। ना नुकुर करते हुए घुरहु के सामने उसके सपनों की दुनिया खुली पड़ी थी। अनिकेत खाट पर सोया था, घुरहु गाड़ी में। जिंदगियों ने जैसे आपस में समझौता कर लिए थे। 1 घंटे तक तो घुरहु ने अपने आसपास की हर चीज़ का मुआयना किया। सीट के ऊपर खुद को उछाल उछाल कर देखा, मखमली आराम को महसूस किया। अचानक दिल में ख्याल आया कि पार्वती को बुला लें, आखिर उसका भी तो हक बनता है। मगर फिर सोचा कि कहीं साहब जी को बुरा ना लग जाए, और फिर पार्वती को तो इन सब चीज़ों का शौक नहीं। घुरहु खुश था, चाहे एक दिन के लिए ही। भगवान ने उसका सपना पूरा कर दिया था। नींद आज आंखों से गायब हो गई थी। सपना छोटा हो या बड़ा, उनके पूरे होने का एहसास ही आंखों की नींद को कुछ वक्त के लिए गायब कर देता है। सुबह के करीब 5 बजे होंगे। अचानक जोर की आवाज़ हुई, ऐसा लगा कुछ फट गया हो। अनिकेत घबरा कर उठ बैठा, बाकी लोग भी उठ बैठे। कुछ लोग इधर उधर दौड़ने लगे। सामने ही अनिकेत की कार ध्वस्त अवस्था में थी। पीछे एक ट्रक था जिसने उसे टक्कर मारी थी।
ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया, उसे मार भी रहे थे। चकनाचूर गाड़ी के सामने एक और रुका हुआ ट्रक था जिस पर लोहे के सलिए लदे हुए थे। पीछे के ट्रक के टक्कर ने उन सलियों को अनिकेत की गाड़ी बेध देने पर मजबूर कर दिया था। यह नज़ारा देखकर अनिकेत की रूह कांप गई। वह दौड़ के गाड़ी के पास पहुंचा। रात में घुरहु को पीछे की सीट पर सुलाने का दृश्य याद आया तो राहत की सांस ली। आशा की किरण जगी। गाड़ी के पास पहुंचा तो यह उम्मीद भी जाती रही। सामने का दृश्य हृदय विदारक था। घुरहु स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे हुए था। घुरहु की हालत देखकर अनिकेत की चीखें निकल गई। लोग आसपास खड़े थे। पार्वती अब तक भूत बन चुकी थी। बच्चों को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था अब तक। कुछ लोग फ़ोन लगा रहे थे पुलिस को तो कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे। अनिकेत के अलावा बाकी सब हैरान थे कि घुरहु आखिर गाड़ी में कैसे पहुंचा। अनिकेत को समझ नहीं आ रहा था कि इस अंत का गुनहगार किसको ठहराएं। मेट्रो पुल के नीचे रखे मिट्टी के बर्तनों को देखकर उसकी आंखें जैसे ठहर गईं। ऐसा लगा जैसे बर्तन अपने सहकार का इंतजार करते हुए इस बात से बेफिक्र थे कि अपने एक रात के सपने को पूरा करने के लिए उनके मालिक ने क्या कीमत चुकाई थी।